नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सावन का चौथा सोमवार किसके लिए शुभ होगा और किसके लिए अशुभ, हर किसी की नजर इसी पर टिकी है। कई सवाल हैं जिनका जवाब कल मिल सकता है। क्या विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी को वापस लेंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने देगा? क्या राज्यपाल सत्र को आहूत करने की इजाजत दे देंगे? क्या कांग्रेस का राजस्थान में राजनीतिक संकट के बाद पूरे देश में राजभवन का घेराव करने का फैसला और यह कहना कि राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं करेंगे, क्या ये सही है? और क्या बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी जा सकती है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज ही हम इन सवालों में से ज्यादातर के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो सारी रणनीति तलाशने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर सरकार शह और मात का खेल खेल रही है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों के साथ आज बहस करेंगे। इसके लिए एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मदन दिलावर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी, PCC उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी। सबसे बातचीत शुरू करें उससे पहले पूरी जो कहानी अब तक चली है सियासी घटनाक्रम की, उसको जल्दी से आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में कोरोना पर विशेष चर्चा चाहती है और 6 बिल पेश करना चाहती है। हालांकि इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में गेंद अब पूरे तरीके से राज्यपाल के पाले में है। वैसे विधानसभा की कार्यवाही को जानने वाले और कानून को समझने वाले मानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में अब राज्यपाल के पास सत्र आहूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या राज्यपाल की नजर में राजस्थान में सियासी हालात सामान्य हैं और वो सत्र आहूत करने की इजाजत देंगे? जरा समझिए नियम क्या कहता है। जुलाई 2016 के नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आमतौर पर राज्यपाल CM और मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की सलाह मान सकती है। लेकिन जब राज्यपाल को सरकार के बहुमत में होने को लेकर शक हो तो ये राज्यपाल पर है कि वो या सरकार को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं या धारा 174 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। तो क्या राज्यपाल आर्टिकल 174 का इस्तेमाल करेंगे? कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर ही लड़ने का मन बनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर CP जोशी सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP को वापस ले सकते हैं। लेकिन ये SLP वापस होगी या नहीं, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन ये तय है कि अगर इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा तो फिर एक लंबा वक्त चाहिए, जो शायद वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर एक बार ये मान लें कि ये मामला कोर्ट में ही चलेगा तो फिर क्या होगा? राजस्थान में सचिन पायलट मामले का फैसला इन 5 बड़े मुद्दों पर तय करेगा। क्या विधानसभा के बाहर अगर कोई विधायक असहमति जाहिर करता है या कोई मत रखता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने पार्टी बदल ली है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा दल बदल विरोधी कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है? स्पीकर द्वारा पायलट को भेजा गया नोटिस क्या सत्ता पक्ष द्वारा विरोधी सुर को दबाना नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की आलोचना करना पार्टी छोड़ देने जैसा है? क्या 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर को यह अधिकार भी देता है कि वो पार्टी के भीतर असहमति पर भी फैसला दें? शायद कांग्रेस को समझ में आ गया है कि कानूनी तौर पर उसने जो पासा फेंका वो उसके पक्ष में आता नहीं दिख रहा। इसलिए अब कांग्रेस ने राजस्थान की राजनीति को राष्ट्रीय पटल पर चमकाने की तैयारी कर ली और इसके लिए देश के हर राजभवन के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। साफ है कि अब कांग्रेस इस लड़ाई को कानूनी अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लड़ेगी और जनता को यह दिखाने की कोशिश होगी कि उसकी सरकार गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसमें बीजेपी और केंद्र सरकार शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अब जनता के बीच में आएगी और राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा, या ना कि कानूनी तौर पर। लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर लड़ाई को लड़ा तो जा ही रहा है। तमाम खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत एक जैन साहब आपके साथ में करना चाहूंगा। और सबसे पहला सवाल ये, क्या ये चांसेस हैं कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ले और सुप्रीम कोर्ट इसको होने दे? देखिए, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आयत। मेरे ख्याल से स्पीकर साहब ने पहले दिन से ही डबल स्टैंडर्ड इस मामले में रखा है जी। यदि स्पीकर का ये मानना था कि न्यायपालिका उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती थी तो कोर्ट ने तो उनको नोटिस दिया नहीं था जी। स्वेच्छा से क्यों अपीयर हुए राजस्थान हाई कोर्ट के सामने? अपने सेक्रेटरी को अपीयर होने देते, सेक्रेटरी से ऑब्जेक्शन लगाने देते जो अलग से पक्षकार थे। उसके बाद किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में गए राज्य स्पीकर महोदय कि न्यायपालिका को मुझे निर्देश देने की शक्तियां नहीं है? भाई, अगर आप ये मानते हैं कि न्यायपालिका को निर्देश देने की शक्तियां नहीं है तो ये पूछने के लिए भी आप अपने आप को सबमिट कर रहे हैं न्यायपालिका के ज्यूरिसडिक्शन में। और स्पीकर स्वयं गए, सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा नहीं गए वहां पर जी। स्पीकर स्वयं गए, जबकि लॉ कह रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मामला या राज्य सरकार को पक्षकार बना के कोई भी मामला होता है तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है उसको पक्षकार बनाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी को पक्षकार बनाया जाता है। तो आप अगर राजनीति को स्वयं अदालत में ले जाना चाहोगे तो उसका जो अंजाम होना था वो हुआ। और अब जो फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है, इंटरिम ऑर्डर पास किया है, उसमें कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हमें तो शक्तियां हैं आपको निर्देश देने की। अगर जाना था स्पीकर को तो आज जाते। स्पीकर प्री मैच्योर गए, इसलिए बेहतर है कि नहीं हो सकता कि वो वापस ले लें, ये एक अच्छी बात है। ये बात अलग है, ये कंट्रोवर्सीज है। जैसे मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है वो उचित नहीं है जी। इसको अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी किसी न किसी दिन लीगल पॉइंट पे कि उचित है या उचित नहीं है। लेकिन सर, जो ये कहा जा रहा है कि अब विधानसभा अध्यक्ष एसएलपी वापस ले सकते हैं, मान लेते हैं कि वो विड्रॉल के लिए लिखे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि उसको खारिज कर दे कि नहीं, ये संविधान से जुड़ा मामला है, अब इसको सुना जाएगा, आप इसको वापस नहीं ले सकते? क्या ये ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये कोई दीवानीवाद नहीं है। जो पक्षकार करना चाहे जब अपनी इच्छा से वापस ले ले जी। ये रिट विशेष अनुमति याचिका है। और यदि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि इसमें लार्जर इशू इन्वॉल्व हैं, जिसमें बड़े इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व हैं, तो वो कह भी सकता है उस पक्षकार को बाहर करने के बाद भी कि स्टिल वी विल हियर, कि हम इस मामले को सुनेंगे और इन बिंदुओं को तय करेंगे। तो जब स्पीकर ने खुद अपनी गेंद सर्वोच्च न्यायालय के पाले में डाली है तो अब सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा है कि वो इसको विड्रॉ करने की अनुमति दे अथवा नहीं दे। सामान्यतः पिटिशनर को अनुमति विड्रॉ करने की अनुमति दे दी जाती है, और यदि विधिक प्रश्न इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है, तो दूसरा पक्ष इस पर आपत्ति भी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय डिफरेंट स्टैंड भी ले सकता है। ठीक है, संयम लोढ़ा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्या माना जाए कि अब वो वापस विधानसभा आ जाएगा? और दूसरा ये कि कल राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन राजस्थान में नहीं होगा, इसके पीछे की कोई खास वजह? सर, देखिए, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में भी है जी, इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेंगे। इस पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं कहीं भी इस पर पक्षकार नहीं हूँ। और रही बात राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की, तो पूरा देश जानता है कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है, वो क्यों इस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर रही है। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर यही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिफारिश की होती और राष्ट्रपति सत्र बुलाने से इनकार कर देते तो उनके खिलाफ इसके लिए महाअभियोग चल सकता था। लेकिन राज्यपाल के मामले में संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो अगर ये परिस्थितियां बनी रहती है, नहीं बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। जी सर, वो तो अधिकार है, वो तो मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा कहा कि अगर राष्ट्रपति के वहां तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे, प्रधानमंत्री के वहां तक तो जाना पड़ेगा, जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल राजभवन के बाहर नहीं जाएंगे, राजस्थान के अंदर।
देखिए, जयपुर में प्रदर्शन ऑलरेडी हो चुका है, पहले दोपहर मेरा ख्याल है कल हो चुका है जी। तो जो भावना है लोगों की वो सामने आ चुकी है। और फिलहाल ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने दिया है पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। ठीक है मदन दिलावर जी, सर आपने भी बसपा विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था, फिर आपने शिकायत की कि उस पर सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने बाद आप कोर्ट गए, अब पता चल रहा है कि आपको तो जवाब दे दिया गया था, वो आप तक पहुंचा नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य है और मैं अचंभित भी हूं कि मेरी अपील का निस्तारण कर दिया, ऐसा मुझे समाचार पत्रों से पता चला है जी। न तो मेरे को नोटिस दिया गया, न मुझे बुलाया गया, और समाचार पत्रों से पता चला मुझे कि उसका निस्तारण कर दिया गया। 4 महीने से ज़्यादा हो गए, 130 दिन के लगभग हो गए। दूसरी बात करूं तो कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय ने और एक आवेदन किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को, उस पर तुरंत में ऑर्डर निकल गए, चस्पा हो गए उनके नोटिस जी। रात को 11-1 बजे तक चस्पा हो गए। और मेरे मामले में इतना डिले करना और अभी तक मुझे सूचना न देना में मुझे आश्चर्य लगता है कि क्यों हो रहा है। अच्छा, आपको अभी तक इस बात की सूचना नहीं कि आपने जो याचिका डाली थी उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया है? मुझे समाचार पत्रों से पता चला है और कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो यानी कि इसको यह भी मानकर चल सकते हैं कि उन्होंने अभी तक उसको खारिज नहीं किया। अब कुछ भी हो सकता है, समाचार पत्रों की माने तो यह है कि उन्होंने निस्तारित कर दी गई है। अब निस्तारण में क्या किया उन्होंने ये भी लिखा है अखबार ने कि उसको खारिज कर दी गई है, लेकिन उससे पहले मुझे सुना जाना चाहिए था। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। लेकिन सर आप 4 महीने तक चुप क्यों रहे? 130 दिन तक आप चुप क्यों रहे? मैंने बीच में रिमाइंडर दिया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कि काफी दिन हो गए, मेरी सुनवाई कीजिए, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्चना शर्मा जी, मैम आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान के लिए जो कांग्रेस की रणनीति है वो अलग है, पूरे देश के लिए रणनीति अलग है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके का प्रोग्राम आज चला गया, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, और कल जो राजभवन का अन्य प्रदेशों के अंदर घेराव किया जा रहा है, ये रणनीतिक तौर पर ठीक है? जनता के बीच में पहुंचने का एकमात्र जरिया यही बचा था? देखिए विजेंद्र जी, हम लोकतंत्र में रहते हैं और जनता से बड़ा कोई नहीं है, और कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है कि राजनीतिक संस्कृति का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं पार्टीशन ट्विस्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से, चाहे गवर्नर्स की हो, स्पीकर्स की, उनकी स्थिति हो गई कि गवर्नेंस को तो एकदम से अंडरमाइन, स्पीकर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं और गवर्नर्स को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा बीड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने उठा, उसका कारण ये है कि आपको ध्यान है ना, आयाराम गयाराम संस्कृति हरियाणा की, मैं जानता हूं, हरियाणा से हजूरिया जो गुजरात की संस्कृति, राजनीतिक, गुजरात बहुत समृद्ध राज्य है सांस्कृतिक रूप से, लेकिन हाँ बिल्कुल, तो आयाराम गयाराम से तो आप बिल्कुल परिचित हैं जी। और गुजरात जो एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है खजूरिया हजूरिया वाली है। अभी कब डिबेट में इतना समय नहीं कि मदन दिलावर जी समझ गए होंगे। तो इस संस्कृति को पूरे देश में इन्होंने स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के जनता के बीच में इसलिए जाना चाहते हैं कि जो अभी हमारे साथियों ने कहा कि संवैधानिक रूप से चुनी सरकारों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं। 15-16 दिन हो गए किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। जो महत्वाकांक्षा है उसके साथ अवसरवादिता का सम्मिश्रण हो गया जी। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ दिलावर साहब से और सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भाई, जब आप पक्षकार हैं तो आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरा पक्षकार होता है तब आप कहते हैं कि इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ करके और अपने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं। स्पीकर को पूरा अधिकार है कि यदि बाय एक्शन और इम्प्लीकेशन विद इन हाउस और आउटसाइड हाउस, यदि कोई भी सदस्य कुछ ऐसा करता है जिससे कि वो डिफेक्शन के एक्ट के अंदर आता हो, एंटी डिफेक्शन एक्ट में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और मैं कहती हूं कि जब हम विमर्श करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने 2 सवाल उठा दिए मैम, इसको जरा क्लियर कीजिए। आपने एक तो कहा कि राजभवन का मिसयूज हो रहा है, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि राजभवन प्रेशर में है। दूसरा, आपने जो कहा उसका मतलब ये निकलता है कि हाईकोर्ट ने जो नोटिस को स्टे किया वो भी कानूनन सही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भी पार्शियलिटी कर रहा है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए विजय जी, जी, मैं सिर्फ नाम राजस्थान बताइए। के परिदृश्य में नहीं कह रही जी। हूँ। आज तमिलनाडु में जाइए, वहाँ के जो स्पीकर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रश्रय में एक तरह संरक्षण में AIADMK चल रही है, वहां पर इतने सारे पिटीशन लगे हुए हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जिस राज्य से आते हैं, वहाँ केसरी नंदन त्रिपाठी जी ने तो ऐसी जो अपील्स आई थी एंटी डिफेक्शन की, उन पे कभी किया ही नहीं। विलय की जो अपील्स लगाई गई उन पर कोई निर्णय आज तक किया ही नहीं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस चीज को भी जानते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान जो वो मंत्री थे वहां पर, तो एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो भी जाकर के धरना दे रहे थे। अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, इसमें क्या बुराई है। और देखिए हमारे राजस्थान में कम से कम ये आयाराम गयाराम और खजूरिया हजूरिया की संस्कृति नहीं है, लेकिन अभी जो पार्टी सत्ता में उसमें जो लोग शामिल हुए थे वो कुछ ना कुछ जनता दल यू को विलय करके आए थे। उन लोगों की मंशा है कि अन्य महत्वाकांक्षा के साथ मिलकर, ठीक है मैम, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं कि जिस सरकार में होते हैं उसी सरकार को गिराने की कोशिश कर लेते हैं। राजस्थान में भी ऐसे नेता तो हैं। अभिनव जी, आपसे मैं 2-3 बिंदुओं पर चर्चा चाहूंगा। एक तो मदन राठौड़ जी का बिंदु, क्या यह मुमकिन है कि विधानसभा अध्यक्ष को जो नोटिस दिया जाए वो उसका जवाब उनको ना दे जो पक्षकार है, और उसको खारिज कर दे और उनको पता ही ना चले? दूसरा है कि अब मदन दिलावर जी के पास ऑप्शन क्या होंगे? विजेंद्र जी, ऐसा है, मदन दिलावर जी की जो याचिका ये पेश की थी इन्होंने, उसके ऊपर चूंकि ये माना जाता है कि स्पीकर संविधान में एक ट्राइब्यूनल की तरह से है, एक चीफ जस्टिस हैं वो उस विधानसभा के, और जब न्याय की अपेक्षा होती है तो न्याय की अपेक्षा यही है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की आप पालना करें, आप सुनवाई करें, सुनवाई करके उसको निस्तारित करें, और ऐसे प्रकरणों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर बहुत गंभीर और जड़ों पर जाकर के चोट करते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि उसका निस्तारण ही हो गया है और या बंद कमरों में पिटीशन लगने के बाद निस्तारण कर दिया गया है, तो ये गंभीर संवैधानिक विषय है। और अगर ये पहले ही निस्तारित कर दी गई है तो उस स्थिति में भी आपको जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं हुई है उसके आधार पर चुनौती का अधिकार तो खुला ही है। और वैसे भी ऐसी पिटीशंस जो लगती हैं उसमें धारा 6 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये फाइनलिटी अटेन नहीं करते हैं। ऐसे निर्णय जिसमें फाइनलिटी क्लॉज जरूर अटैच करता है 10 शेड्यूल, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू अवश्य भावी तरीके से किया जा सकता है। तो इसलिए इट इज स्टिल ओपन, वो अभी भी खुला है। जो आदेश हुआ है उसको चुनौती दी जा सकती है और बिल्कुल पूरी तरीके से दी जा सकती है। उसमें कहीं कोई अभी ये कहा जाए कि कानूनी निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि राज्यपाल को दूसरी बार अब मंत्री परिषद की तरफ से लिख कर दिया गया है कि सत्र को आहूत कीजिए, तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है? बाध्यता है, करना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। अब उसमें जिन बिल्स की बात की जा रही है, वैसे तो देखिए सरकारें क्या करती हैं, जब विधानसभा सत्र में नहीं होता तो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनता है जी। बहुत से कानून है, यहाँ पे खेल कानून ऑर्डिनेंस से आए, बहुत सारे कानून ऐसे हैं राज्य में जिनकी परिपाटी रही है कि जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, और विशेषकर अब जबकि महामारी का समय है, ऐसे में विधानसभा सत्र बुलाने में कोई कानून या बिल पास करवाना है तो उसके लिए जो है वो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है यदि कानून ही पास करवाना है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसके बाद अब चूंकि कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है और कैबिनेट ने विचार विमर्श करके उनके बिंदुओं पर चर्चा करके उनको एक बार जब प्रस्ताव भेज दिया है तो संविधान की गरिमा तो रखनी पड़ेगी। और संविधान की गरिमा यही है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। अब किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं होती हैं वो एक डिफरेंट इशू है। कोरोना के इस महामारी को देखते हुए कैसे वो संयम लोढ़ा जी से पूछ लेते हैं, काफी जानकार भी हैं विधायकी के। संयम लोढ़ा जी, ऑप्शन तो यह भी है कि सर जो बिल आप लाना चाह रहे हैं कोरोना से जुड़े और जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि अति आवश्यक है, इस पर बहस चर्चा करनी चाहिए, एक बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, सर ऑर्डिनेंस के जरिए पास कर दीजिए, विधानसभा बुलाने की जरूरत ही कहां महसूस होगी? मैं दो बातें आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो 6 बिल सरकार लाना चाहती है वो जो विधानसभा का बजट सत्र था उसमें ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, लेकिन कोरोना की वजह से अचानक हाउस एडजॉर्न हो गया था, इसलिए वो पारित नहीं किए जा सके। तो अब उन बिल को पारित किया जा रहा है। और दूसरा, मैं ये जो बसपा वाला मैटर है इस पे एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। तो क्या कोरोना कि समाप्त हो गोवा गया क्या? में कांग्रेस पार्टी कोरोना के तो लगातार बढ़ रहा है। हुए लोग थे, बीजेपी के 21। कोरोना तो लगातार बढ़ रहा है, कोरोना समाप्त हो गया क्या? सुनिए बात मेरी, कोरोना अरे बढ़ रहा है तो लॉकडाउन भी हुए और आप तो गंभीर नहीं है, और सारी आप तो राजभवन पर सारे एमएलए को लेकर राज्यपाल महोदय पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजभवन को लोग राजस्थान के लोग घेरेंगे तो हम कोई सुरक्षा नहीं देंगे।
इसका मतलब राजभवन पर हमला करके महामहिम राज्यपाल महोदय को सारी क्षति पहुंचाना चाहते हैं। राजभवन प्रोसीजर ऑफ लॉ को राजभवन फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेंगे? यही लोता क्या? प्रोसीजर ऑफ लॉ यही लोता क्या? फॉलो करना होगा। केशव गहलोत जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। एक जैन साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, क्या वाकई में मुमकिन है कि राजभवन, क्योंकि अब उसके बाध्य है, लेकिन ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि शायद उसको होल्ड कर दिया जाए, ये ऑप्शन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कानून तो इस मामले में बहुत क्लियर है। आज निर्णय गलत हो सकता है, निर्णय सही हो सकता है, पर हर निर्णय की एक फाइनलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत हैं, इसलिए उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैबिनेट का निर्णय गलत है, इसलिए उसको मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 174 में जो गवर्नर को शक्तियां प्राप्त है, गवर्नर एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पर काम करेगा, और कैबिनेट अगर बहुमत में है तो कैबिनेट का निर्णय मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है 163A(1) कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अनुसार। यदि राज्यपाल ये मानता है कि ये कैबिनेट असंवैधानिक काम कर रही है, तो राज्यपाल को जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो आर्टिकल 356 में है। वो केंद्र को रिकमेंड कर सकता है कि राजस्थान में या स्टेट में संवैधानिक फेल्योर हो गया है, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लगा दें। इसके अलावा राज्यपाल, जो अभिनव जी ने कहा, पहली नहीं दूसरी नहीं पहली, क्योंकि डिसीजन हो सकता है गलत हो, कैबिनेट गलत पॉलिटिकल खेल रही हो, पर वो डिसीजन फाइनल है जब तक मंत्रिमंडल में बहुमत में उसकी सलाह मानने के लिए राज्यपाल बात। ठीक है जैन साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, मदन दिलावर जी आपका भी शुक्रिया, अर्चना शर्मा जी और संयम लोढ़ा जी आपका भी शुक्रिया। कल का दिन वाकई में राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह से फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले हम आपको देंगे। नमस्कार।